जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास है सिलेक्शन वाली क्लास है। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ में आपको हम सिलेक्शन की दवा देंगे जो कि आपको नोट करनी है और सुबह शाम उसको खानी है। ठीक है दोस्तों, जो ये क्लास है ये डेली आपको शाम को 4 बजे मिलने वाली है। और जो ये क्लास है ये आरआरबी एनटीपीसी का जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, दोस्तों उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ दोस्तों इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जब हम आपको जो पॉइंट बताएंगे वो आपको नोट करना है। ठीक है, और उनको आपको खा लेना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं आपको जो है क्या नोट करना है। तो कंट्रोल प्लस एम, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस एम जो है इसका प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग दोस्तों है चयनित पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस एच के बारे में, तो इसका जो प्रयोग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए कंट्रोल प्लस जेड की, तो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को अंडू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग को तीनों जो दवा हैं इनको आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, और आपको सुबह शाम इनको खानी है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक किसने जारी की है। तो ये दोस्तों जारी किया है अमित शाह ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज पुस्तक के विमोचन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को नोट करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं ये अमित शाह हैं। दोस्तों जो पुस्तक है, पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से 3000 वर्षों से अधिक समय तक फैले क्षेत्रों का एक व्यापक इतिहास प्रदान करती है। और दोस्तों ये पुस्तक है यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी को एक सुलभ दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जो विशेषज्ञों और सामान्य पाठकों दोनों के लिए है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो पुस्तक है ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा दोस्तों लिखी गई है। और जो है तथा इसका जो प्रोफेसर जो है कौन है, तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर दोस्तों इसके संपादक हैं। अगर दोस्तों संपादक की बात की जाए तो इसके जो संपादक दोस्तों हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर दोस्तों इसके संपादक हैं। ठीक है, पुस्तक को दोस्तों 7 खंडों में विभाजित किया गया है। और यह जो पुस्तक है ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये जो पॉइंट है इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सैंडल पर्वत डैश में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस जो सैंडल जो पर्वत है ये जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या जो की पॉइंट है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सैंडल पर्वत उत्तर अंडमान द्वीप के शहर दिगलीपुर में दोस्तों ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो दिगलीपुर में ये स्थित है। यह दोस्तों 731 मीटर यानी कि 2418 फीट की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। जिसके बाद दोस्तों जो ग्रेट निकोबार पर जो है 2106 फीट की जो है पर जो है माउंट थूलियर और दक्षिणी अंडमान में दोस्तों माउंट हैरियर दोस्तों ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट निकोबार पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये दोस्तों आप लोग माउंट थूलियर ऑप्शन लगाएंगे।
ठीक है। अगर दोस्तों यहीं पर पूछ लिया जाए कि दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट हैरियट है। यह दोस्तों जो सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। तो ये भी जो पॉइंट है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो गरीबी हटाओ का जो दोस्तों नारा है ये पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो पंचम पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक दोस्तों चली थी। तो ये 1974 से 1979 के जो युग था ये दोस्तों पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारत सरकार ने इस पूरी योजना में कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें दोस्तों गरीबी उन्मूलन, ठीक है, खाद्य निर्भरता और सुनिश्चित करना और उचित वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना इसमें शामिल था। गरीबी उन्मूलन दोस्तों उद्देश्य में गरीबी से जुड़े मुद्दों से निपटने और गरीबी कम करने के उद्देश्य से कानून और कार्यक्रम लागू करने के महत्व को रेखांकित किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद करना है कि जो पंचम पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों ये जो है 1974 से 1979 तक। ठीक है, इसमें दोस्तों गरीबी उन्मूलन दोस्तों जो है इसका जो है ये शामिल था इसमें, और दोस्तों ये जो गरीबी कम करना जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। दोस्तों याद रखिएगा जो संविधान की प्रस्तावना है इसको दोस्तों राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, और जो की पॉइंट है इनको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है इसको संविधान की कुंजी। ठीक है, प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो प्रस्तावना है इसको संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने दोस्तों इसको प्रस्तावना को जो है संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो ये दोस्तों आप लोग चारों पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको भी आपको सुबह शाम खाना है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि MS वर्ड में Ctrl+U कार्य करता है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो MS वर्ड दोस्तों है इसमें जो Ctrl+U है ये क्या कार्य करता है, तो हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करने का दोस्तों ये कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, और जो महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है इनको भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो Ctrl+A है इसका कार्य क्या है, तो ये जो दोस्तों जो है सभी दस्तावेज को चयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+W दोस्तों है इसका प्रयोग विंडो बंद करने के लिए किया जाता है, और जो Ctrl+C है इसका प्रयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, और जो Ctrl+V है दोस्तों ये जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है, और Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है, और जो Ctrl+U का दोस्तों प्रयोग जो है अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये दो जो है आप लोग ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो की पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है। ये आपसे दोस्तों पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों अगर सदिश राशि की बात की गई है तो दोस्तों जो सदिश राशि है ये क्या है, तो वेग जो है दोस्तों ये सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो दूरी है, एंट्रोपी है और जो ऊर्जा है ये कैसी राशियां हैं, तो ये दोस्तों अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो अदिश राशियां हैं वो क्या होती हैं, तो जिन भौतिक राशियों को अकेले परिमाण या आकार के साथ निर्दिष्ट किया जाता है उन्हें दोस्तों अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई, गति, काम, द्रव्यमान, दूरी, एंट्रोपी और ऊर्जा, ये दोस्तों कैसी राशियां हैं, तो ये दोस्तों जो है अदिश राशियां हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सदिश राशियों की, तो ये दोस्तों उन भौतिक राशियों को संदर्भित करती हैं जिनमें जो है परिमाण और दिशा दोनों की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो वैसी जो राशियां होती हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, संवेग और त्वरण। ठीक है, ये दोस्तों कैसी राशियां, तो ये जो है सदिश राशियां हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं वेग के बारे में। दोस्तों वेग क्या है, तो किसी वस्तु का वेग संदर्भ के एक फ्रेम के संबंध में अपनी स्थिति के परिवर्तन की जो दर है उसको वेग कहते हैं, और समय का एक कार्य है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो वेग है वेग की इकाई क्या है, याद रखिएगा दोस्तों ये जो है मीटर पर सेकंड है।
ठीक है। नेक्स्ट साथियों है दूरी। दूरी क्या है? तो दूरी से तात्पर्य है अपनी गति के दौरान किसी वस्तु को कितनी जमीन से ढकना, ठीक है, उसको दोस्तों दूरी कहते हैं। ठीक है। इसका दोस्तों जो एसआई मात्रक है ये क्या है? मीटर है। अगर दोस्तों बात की जाए ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है? तो यह मात्रात्मक संपत्ति है जिसे किसी वस्तु को काम करने या गर्म करने के लिए वस्तु को हस्तांतरित किया जाता है, इसको दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है इसका एसआई मात्रक की बात की जाए, दोस्तों जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है क्या है? जूल है। ठीक है। एंट्रोपी क्या है दोस्तों? तो यह एक थर्मोडायनेमिक प्रणाली की एक व्यापक संपत्ति है और यह जो है यांत्रिक कार्य के रूप में रूपांतरण के लिए एक प्रणाली की थर्मल ऊर्जा की अनुपलब्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अक्सर प्रणाली में विकार या यादृच्छिकता की डिग्री के रूप में व्याख्या किया जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो एंट्रोपी है इसका एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा जूल प्रति केल्विन दोस्तों इसकी जो है एसआई इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ठीक है। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी, जो नवाब की सेना का प्रमुख कमांडर था। ठीक है। यह रिश्वत दोस्तों मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए थी। ठीक है। और क्लाइव का जो लक्ष्य था ये साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने हेतु बंगाल को जीतना था। ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए कि ये जो प्रक्रिया में क्लाइव ने जो है प्लासी युद्ध के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब की गद्दी ना दे करके बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त कर मीर जाफर को दोस्तों देशद्रोही घोषित कर दिया। दोस्तों जो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जो है नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल, छोटा जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी उनको दोस्तों जंगली महल कहते थे, ये प्रदान किए और परिणाम स्वरूप जो है उसे कठपुतली नवाब के रूप में जो है ये जाना जाने लगा। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के दौरान जो मुगल बादशाह था ये कौन था, तब दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर जो द्वितीय था दोस्तों ये 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक भारत का जो है मुगल सम्राट था और वह जो है जहांदार शाह का पुत्र था। प्लासी का जो युद्ध था दोस्तों था ये सिराजुद्दौला, कौन? सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ये लड़ा गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो प्लासी का युद्ध था ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये दोस्तों सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के दोस्तों बीच ये लड़ा गया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध दोस्तों जो है तब हुआ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों द्वारा विशेषाधिकारों का अनियंत्रित उपयोग पसंद नहीं था। ठीक है। तब दोस्तों ये प्लासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों साथ ही जो है कंपनी के जो कर्मचारियों ने उन करों का भुगतान करना बंद कर दिया जो प्लासी का युद्ध के कारणों में से एक था। ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए सिराजुद्दौला की, तो ये दोस्तों जो सिराजुद्दौला था ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अली वर्दी खान के बाद गद्दी पर बैठा। उसके शासन का जो अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है जो अगले 200 वर्षों तक ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है उसके शासनकाल के अंत में जो है बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का जो है शासन की शुरुआत हुई। ठीक है। अगर दोस्तों मीर कासिम की बात की जाए तो दोस्तों मीर कासिम था ये 1760 से लेकर के 1763 तक ये बंगाल का नवाब था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वह अपने ससुर मीर जाफर के उत्तराधिकारी बना, जिसे अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से प्लासी की लड़ाई जीतने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए समर्थन मिला था। ठीक है। तो ये दोस्तों जितने भी आपको हम पॉइंट बता रहे हैं ये आप लोग दोस्तों नोट करते चलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की, तो ये दोस्तों बांग्लादेश ने ग्रहण की थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं जो बांग्लादेश है इसको जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री से अध्यक्षता प्राप्त हुई है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिम्स्टेक है इसमें जो है कितने जो देश शामिल हैं,
ये दोस्तों जो है 7 देश शामिल है। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं जो मदरबोर्ड है, ये जो है मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें सीपीयू, रैम और अन्य आवश्यक घटक होते हैं। यह दोस्तों विद्युत कनेक्शन भी प्रदान करता है, जिसके द्वारा सिस्टम के अन्य घटक संचार करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये दोस्तों अगर बात की जाए फर्मवेयर की, तो दोस्तों जो फर्मवेयर है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियरिंग उत्पादों और प्रणालियों का नियंत्रण, निगरानी और डेटा हेरफेर प्रदान करता है। ठीक है, यह दोस्तों आमतौर पर हार्डवेयर डिवाइस की रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। दोस्तों अगर बात की जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो सीपीयू है, तो सीपीयू दोस्तों एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग करता है। इसे दोस्तों अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोस्तों क्या है, तो रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे प्रोसेसर द्वारा पढ़ा और लिखा जा सकता है। यह दोस्तों एक अस्थिर स्मृति है, जिसका अर्थ है कि जब कंप्यूटर बंद या पुनरारंभ होता है तो यह जो है अपनी सामग्री जो है खो देता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पोतगाह यानी जो गोदीवाड़ा दोस्तों है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो ये दोस्तों लोथल में पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था? लोथल में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं जो हड़प्पा जो पाकिस्तान, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो हड़प्पा दोस्तों कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। दोस्तों इसको नोट करिएगा। दोस्तों ये जो है अगर आपसे पूछा जाए जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की बात की जाए तो दयाराम साहनी ने दोस्तों इसकी खोज की थी। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज किया था। प्रथम खोजा गया दोस्तों ये स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 अन्न भंडार की 2 पंक्तियां मिली थी। ठीक है, मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी, बैलगाड़ी दोस्तों यहाँ मिली थी, दफन करने का ताबूत। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के जो है सिंध के लड़काना जिले में दोस्तों इसकी खोज हुई थी। ये दोस्तों सिंध नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खोज दोस्तों है राखल दास बनर्जी यानी जो आर डी बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या है, तो ये दोस्तों मृतकों का टीला दोस्तों इसका अर्थ है। ठीक है, जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ग्रेट बाथ यानी जो सबसे बड़ी ईंट का जो काम है ये मिला था। सबसे बड़ा दोस्तों कोठरी यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत मिली थी। प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। एक कांच की नर्तकी दोस्तों यहाँ पर मिली थी। ठीक है, दाढ़ी वाले जो है आदमी की छवि यहाँ पर मिली थी। बुने हुए सूत का टुकड़ा, पशुपति की मुहर और कुएं की सीढ़ियों पर कंकाल, ये दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट साथी है चंदुदड़ो। ये दोस्तों पाकिस्तान में है, सिंध नदी के तट पर दोस्तों ये स्थित है और एमजी मजूमदार दोस्तों इसके खोज करता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भारत का लंका शहर जो है यहाँ पर मिला था। ठीक है, बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर दोस्तों है ये, और चूड़ियों का जो कारखाना है यहाँ से प्राप्त हुआ, और मनका का जो कारखाना है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यही चंदुदड़ो से यहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है धौलावीरा, जो कि दोस्तों गुजरात में है। लूनी नदी के तट पर दोस्तों ये स्थित है, रण के कच्छ में। ठीक है, इसकी खोज दोस्तों जेपी जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर विशेष जल प्रबंधन की सुविधा यहाँ पर दोस्तों थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बनवली, या जो है फतेहाबाद में स्थित है घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, इसकी दोस्तों जो खोज है ये आर.एस. बिष्ट ने दोस्तों इसकी खोज किया था। और दोस्तों यहाँ पर जो है मनका और जौ की जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राखीगढ़ी। ये दोस्तों हिसार में स्थित है, और ये जो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित बसंत शिंदे द्वारा दोस्तों एक खोजा गया था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा? राखीगढ़ी। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है तुतकांगेडोर। ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। ये दोस्तों दास्तान नदी के किनारे पर जो है बलूचिस्तान में ये स्थित है, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में ये। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है लोथल, जो कि दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर दोस्तों ये स्थित है।
इसमें जो है एक कृत्रिम ईंट पोतगाह यानी जो गोदीबाड़ा है यानी जो बंदरगाह है ये मिला। इसमें दोस्तों सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं और दोस्तों यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमने आपको ये स्थान लिखाए हैं ये आप लोग दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना, इनसे बाहर आपको जो क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है? तो ये दोस्तों जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं जो की पॉइंट है क्या है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है, भारत का पहला नामित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है जो कि 170 किलोमीटर तटरेखा और 42 द्वीपों को कवर करता है। और दोस्तों यह जो है 300 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों का घर है, जिसमें दुर्लभ वाडर पक्षी जैसे कि क्रेप, प्लोवर और ग्रेट नॉट शामिल हैं। जनगणना का दोस्तों जो आयोजन है ये गुजरात वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण सोसाइटी द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर नोट करिएगा कि भारत का जो पहला नामित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे समुद्री जैव विविधता और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा और इनको खाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है? तो ये दोस्तों नंद वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नंद वंश है, तो नंद वंश को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग नोट करिए, दवा का नाम क्या है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, तो 322 ईस्वी पूर्व में जो है ये किया था। मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? पश्चिम बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जो आईएनसी दोस्तों है, इसका जो फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इस पार्टी के गठन का पर जो है नेताजी ने कहा कि जो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो रहे थे उन्हें कभी भी ब्रितानी खेमे से जो है मुंह नहीं मोड़ना था और अपनी अंगुली को काटकर अपने खून से हस्ताक्षर करके फॉर्म में शपथ पत्र भरना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है ये कब हुआ था? दोस्तों 1940 में हुआ था। सम्मेलन में दोस्तों ऑल पावर टू द इंडियन पीपल शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों सुभाष चंद्र बोस के जो है बारे में देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जो जन्म है ये 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कांग्रेस से दोस्तों अलग होने के बाद उन्होंने 1943 ईस्वी में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई थी। दोस्तों ये जो दवा का नाम नोट करिएगा कि आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1943 में किया था। कहां पर किया था? तो सिंगापुर में किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। वर्ष 1923 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया था। ठीक है, उन्हें दोस्तों चित्तरंजन दास देशबंधु द्वारा स्थापित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक के रूप में भी काम किया गया था। तो ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं इनको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करता है और उस जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और को प्रसारित करता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों जो स्पाईवेयर है एक ऐसा मालवेयर है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता की जानकारी को उनकी अनुमति के बिना चुराने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए मैलवेयर की, तो ये दोस्तों ऐसा प्रत्येक सॉफ्टवेयर है जिसे उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने और आमतौर पर गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से विकसित किया गया था। मैलवेयर दोस्तों मैलिशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है एडवेयर। क्या है? तो एक प्रकार का जो है मैलवेयर है जो कंप्यूटर का विज्ञापन प्रदर्शित करता है। इसका दोस्तों नाम जो है एडवर्टीजमेंट और सॉफ्टवेयर शब्दों का संयोग है। दोस्तों जो है एडवेयर जो है अपने वेब ब्राउजर में भ्रामक विज्ञापन, फ्लैशिंग पॉप ऑफ विंडो, बड़े बैनर और फुल स्क्रीन ऑटो प्ले विज्ञापन जो है ये दिखाता है। दोस्तों यहाँ पर बात कीजिए जो स्पैम है, तो ये क्या होता है? तो मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग जो है वाणिज्यिक विज्ञापन के उद्देश्य से बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों बागवानी और शहद से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और दोस्तों ये जो है 2003 तक चला था। तो ये दोस्तों जो है इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, और इसको खाना भी है आपको सुबह शाम। ठीक है, तब की जिससे कि आपको जो है ये याद हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि जो स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है, तो ये दोस्तों निरपक तुतज दोस्तों ये जो है स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। गोल्डन फाइबर क्रांति दोस्तों जूट उत्पादन से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण जो क्रांतियां हैं इनको आप लोग याद करिएगा। इनसे दोस्तों बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं हमने आपको सारी इसमें बताई हुई हैं। तो दोस्तों आइए देखिएगा, जो भूरी क्रांति है, तो जो भूरी क्रांति दोस्तों है ये चमड़ा और कोक से संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है ग्रे क्रांति। जो ग्रे क्रांति है ये उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी जो क्रांति दोस्तों है ये प्याज और झींगा से संबंधित है। जो दोस्तों जो लाल क्रांति है मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति दोस्तों जो है ये आलू उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों इसके बाद जो है रजत फाइबर क्रांति, ये दोस्तों जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है रजत रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है ये डेयरी दूध उत्पादन संबंधित है। पीली जो क्रांति दोस्तों है ये तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों जितनी क्रांतियां हैं ये दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, इनसे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए नीली क्रांति की, जो दोस्तों जो नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित है। और जो काली क्रांति है काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ये दोस्तों जो है महामेध वाहन वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि जो महामेध वाहन जो वंश था ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था। ठीक है, राजा खारवेल वंश के तीसरे शासक थे और उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के पास उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए भी ये प्रसिद्ध है। उन्होंने दोस्तों 193 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व के बीच जो है ये शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं भारत के संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर भाग 1 की बात की जाए तो ये दोस्तों आर्टिकल 1 से 4 तक जो है इसमें दोस्तों ये संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद भाग 2 है, ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक जो है आर्टिकल है इसमें, और ये दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 दोस्तों 12 से 35 तक है और मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 ये 36 से 51 तक है और दोस्तों ये जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों भाग 4A की बात की जाए इसमें दोस्तों आर्टिकल 51A है और इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों में भाग 5 52 से 151 तक संघ की बात की गई है और दोस्तों भाग जो 6 है ये 152 से 237 तक है। ठीक है, इसमें दोस्तों राज्य की बात की गई है और जो भाग 7 दोस्तों है इस ये 238
ठीक है, आर्टिकल 238 इसमें है। और भारतीय संघ में समूह बी के राज्यों की चर्चा इसमें की गई है। भाग दोस्तों 8 जो है 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई इसमें। और जो भाग 9 दोस्तों है 243 से 243 ओ तक। ठीक है, ये दोस्तों पंचायत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 9 ए। इसमें दोस्तों 243 पी से 243 जेड जी तक है। इसमें दोस्तों नगर पालिका की बात की गई है, यही दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 9 बी। इसमें दोस्तों 243 जेड एच से 243 जेड टी तक के आर्टिकल हैं। ये दोस्तों सहकारी समितियों से संबंधित है। दोस्तों भाग 10 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों 244 से 244 ए, इसमें जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 11। ये दोस्तों 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग जो 12 है दोस्तों, ये जो है 264 से 300 ए। ठीक है, वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट से संबंधित है। ठीक है, भाग दोस्तों 13 जो है ये 301 से 307 तक है और भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 14। इसमें दोस्तों 308 से 323 तक है। ठीक है, ये जो है दोस्तों संघ राज्यों के अंतर्गत जो सेवाएं हैं इनसे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जितने भी ये भाग थे हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये दोस्तों जो है वुलर झील है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो वुलर झील है ये कश्मीर घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर घाटी में। दोस्तों जो वुलर झील है ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है और यह भारत के जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले में स्थित है। दोस्तों जो वुलर झील मछली के पर्यावास स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य प्रजाति सामान्य कार्प, रोजी बार्ब, मच्छर फिश, नेमाचिलस प्रजाति दोस्तों आज जो है इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों जो कुछ इंफॉर्मेशन है इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात किया चिल्का झील की तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए, इसको आप नोट करिएगा, तो वो दोस्तों जो है चिल्का झील है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रवार, तो ये जो है केरल की वेम्बनाड झील है। सांभर साल्ट लेक दोस्तों जो है भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। अगर दोस्तों वहीं पर बात की जाए भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये दोस्तों मानस बल झील जो है दोस्तों, ये जो है भारत की सबसे गहरी झील है। अगर भारत की सबसे छोटी झील की बात की जाए तो ये पुकोर झील दोस्तों भारत की सबसे छोटी झील है। तो ये दोस्तों जो पांचों पॉइंट हैं आप लोग नोट करिएगा और इनको जो है अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला आरक्षण अधिनियम 223 106वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों महिलाओं को 33% जो है आरक्षण प्रदान करता है। ये दोस्तों जो है कहाँ जो है पेश किया गया है, ये दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं जो इस अधिनियम को, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, सितंबर 2023 में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था इन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकायों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 जो है आरक्षित करना है। विशेष रूप से दोस्तों यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा से संविधान संबंधित संविधान के अनुच्छेद 239 ए के संशोधन करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों यह संविधान में नए अनुच्छेद 330 ए और 332 ए भी जोड़ता है ताकि क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। ये दोस्तों जो है 1951 में किया गया था, याद रखिएगा इसको। दोस्तों आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में जो है पहला जो संशोधन था दोस्तों ये 1951 में किया गया था। इसमें जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए दोस्तों ये संशोधन किया गया था। इसने जो है शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा प्रदान किया। दोस्तों इसमें जो है अनुच्छेद 15, 19, 85, 87 और 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची दोस्तों इसके तहत जोड़ी गई थी और दोस्तों अनुच्छेद 31 ए और 31 बी भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद करिएगा।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों कोडाइकनाल को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि 2100 मीटर की ऊंचाई वाले कोडाइकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। और दोस्तों पलानी पहाड़ी यानी जो पश्चिमी घाट का हिस्सा जो है ये में स्थित है। अगर दोस्तों बात की जाए कि देहरादून की, ये दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दार्जिलिंग के बारे में, तो दोस्तों जो दार्जिलिंग है ये हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी दोस्तों अधिकार ये प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है, ये अधिकार प्रदान करता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भाग जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति हो, उसे स्वयं को संरक्षित करने का अधिकार होगा। राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा या केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों भाग 20 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में दोस्तों अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यह बताता है कि संसद अपने घटक शक्ति के अभ्यास में इसके अलावा परिवर्तन के माध्यम से संशोधन कर सकती है या संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि संसद उन प्रावधानों को संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के तहत आते हैं। 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों बुनियादी ढांचा दिया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो भाग 3 है, भाग 4 है और भाग जो है 21 है, इसमें क्या दोस्तों बताया गया है? तो दोस्तों भाग 3 है ये मूलभूत अधिकार से संबंधित है। भाग 4 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और जो भाग 21 है ये दोस्तों अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दोस्तों इसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश 1962 में भारत का भाग बना। तो दोस्तों जो गोवा है, गोवा जो है 1962 में दोस्तों भारत का ये भाग बना था। ठीक है, भारत में दोस्तों 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है 1962 में भारत का भाग बना। गोवा को दोस्तों 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के दोस्तों 12वें संशोधन के तहत पुर्तगाल से अधिग्रहण पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गोवा जो है ये कब जो है शामिल हुआ भारत में, तो 1962 में साथियों शामिल हुआ था। गुजरात दोस्तों 1960 में शामिल हुआ था। और मणिपुर जो है ये 1972 में शामिल हुआ था। और जो सिक्किम है ये 1975 में शामिल हुआ था। ठीक, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से डैश के फंक्शन को छुपाता है। तो ये दोस्तों जो हार्डवेयर के फंक्शन को छुपाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है विषम शब्द का चयन करना है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है काला जादू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, विकल्प जो 4 है इसके अतिरिक्त सभी जो विकल्प हैं विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, जबकि जो काला जार है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए हेपेटाइटिस की, तो यह अंग विशेष रूप से यकृत के ऊतक में सूजन कोशिकाओं की उपस्थिति की विशेषता है। यह स्थिति दोस्तों स्वयं सीमित हो सकती है या फाइब्रोसिस, जख्म और सिरोसिस में बदल सकती है। दोस्तों जो हेपेटाइटिस है ये प्रायः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी। दोस्तों जो विकल्प 2 है जिसमें दिया है छोटी माता, तो दोस्तों इसका जो कारक जीव है ये है वेरिसेला जोस्टर याप्रस। ठीक है, ये दोस्तों इसका दोस्तों वायरस दोस्तों। ठीक है, वायरस दोस्तों ये जो है छोटी माता का कारक जीव है। दोस्तों अगर बात की जाए संचरण की, तो संक्रमित व्यक्ति कपड़े या अन्य वस्तुओं के द्वारा दोस्तों इसका संचरण होता है। ठीक है,
दोस्तों विकल्प 3 में दिया है चेचक या स्मॉल पॉक्स। ये दोस्तों इसका जो कारक जीव है ये है वेरिपोला वायरस। क्या है? वेरिपोला वायरस। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका संचरण कौन करता है? तो वायु जनित बूंदों या परोक्ष रूप से संक्रमित वस्तुओं के माध्यम से जो है इसका दोस्तों संचरण होता है। अगर दोस्तों बात करें काला जार की, तो ये दोस्तों जो है लीशमानिला डोनोवानिक, ये दोस्तों इसका कारक जीव है। रेत मक्खी के काटने से दोस्तों ये फैलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया सकता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। इसे जो है केवल लोकसभा में राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा के साथ पेश किया सकता है। राज्यसभा दोस्तों इसको जो है लोकसभा द्वारा पारित और पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना होता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है धन विधेयक को केंद्र सरकार केवल लोकसभा में और राज्य सरकार दोनों मामलों के लिए केवल विधानसभा में द्विसदनीय विधानमंडल और एक सदनीय विधान दोनों में पेश किया सकता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में जो द्विसदनीय जो विधानमंडल है ये कौन कौन से राज्य हैं? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार दोस्तों 2019 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है याद रखिएगा जो कुछ इंफॉर्मेशन है ये दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अनुच्छेद 114 है इसमें दोस्तों क्या कहा गया है, तो संसद में विनियोग विधेयक दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद दोस्तों 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। तो जो अनुच्छेद 116 है दोस्तों ये लेख पर मत प्रत्यानुदान और संसद में असाधारण अनुदान से संबंधित है। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है? दोस्तों ये जो अभिक्रिया दी गई है पूछा गया है कि ये किस श्रेणी की अभिक्रिया से ये संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों एरो होगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक या एक या अधिक विभिन्न पदार्थों उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न पदार्थों को उत्पादों के रूप में बनाने के लिए अभिकारकों के घटक परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं और अपने आयनों का जो विनिमय करते हैं और जिससे कि नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप दोस्तों अक्सर एक अवक्षेप अविलेय यौगिक का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे A प्लस बी माइनस प्लस सी प्लस डी माइनस। तो ये दोस्तों विस्थापित होकर के A प्लस डी माइनस प्लस बी प्लस सी माइनस ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है? तो अभिकारक NaCl है। ठीक है, और जो AgNO3 ने अपने आयनों का जो विनिमय करके NaNO3, ठीक है, NaNO3 और AgCl बनाने के लिए इसमें जो है किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है संयोजन अभिक्रिया। तो ये दोस्तों जो अभिक्रिया है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं। जैसी अभिक्रिया को दोस्तों निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, जैसे A प्लस बी, ये दोस्तों दोनों मिलकर के संयोग कर करके जो क्या बनाते हैं AB बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया के विपरीत एक जटिल अणु सरल अणु बनाने के लिए विखंडित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को जो है निम्नलिखित रूप में समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे AB है। AB दोस्तों टूट करके A प्लस बी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया, जैसे A प्लस BC है, तो ये दोस्तों B को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो AC प्लस B जो है ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का जो है ये रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है रेडॉक्स अभिक्रिया। यह दोस्तों एक अभिक्रिया है जिसमें केवल तत्व अपचयित हो जाता है और दूसरा ऑक्सीकृत हो जाता है।
अपचयन का दोस्तों अर्थ है ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का ग्रहण करना। और दोस्तों जो ऑक्सीकरण दोस्तों इसका अर्थ है ऑक्सीजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का ह्रास करना। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गंगा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? तो ये दोस्तों गंडक नदी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं जो गंडक नदी जो नदी दोस्तों है ये नेपाल हिमालय से निकलती। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से, तथा भारत और नेपाल के महत्वपूर्ण भागों से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कोसी नदी के बारे में तो इसे दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बिहार का शोक है दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यह अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात है तथा बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। दोस्तों अगर बात की जाए घग्गर नदी की तो ये जो है भारत में मानसून के मौसम में बहने वाली दोस्तों एक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों रामगंगा, ये दोस्तों जो है गंगा की एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो नदियां हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। तो ये दोस्तों जो है भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ये भारत के महान न्यायाधीश से संबंधित है। उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है और भारत का जो राष्ट्रपति है उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य है। वह दोस्तों भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी है और यह जो है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जो अनुच्छेद 165, इसमें दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 368 है इसमें दोस्तों संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता है। ठीक है। राज्य का जो महाधिवक्ता दोस्तों होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। उनकी जो नियुक्ति दोस्तों है राज्यपाल द्वारा की जाती है। और दोस्तों भारत के जो पहले न्यायवादी थे MC सीतलवाड़ दोस्तों ये जो है भारत के पहले न्यायवादी थे। तो ये दोस्तों जो है इनको आप लोग नोट करिएगा और ठीक है इनको खाइएगा सुबह शाम। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? ये दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज है जिसे सहायक स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है, नॉन वोलेटाइल है और उसका जो उपयोग है बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अधिकांश स्टोरेज दोस्तों सिस्टम के लिए या तो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात की जाए हार्ड डिस्क की तो ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज और मैग्नेटिक मीडिया का उदाहरण है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं PV सिंधु महिला एकल के राउंड ऑफ 32 में ताइवान की सुंग सुओ यून के खिलाफ ये खेलेंगी और भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का जो लक्ष्य है दोस्तों 2022 का खिताब दोबारा हासिल करना है। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है मयूरभंज जिला और जो है केंदुझर जिला, यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा का जो है लौह अयस्क स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मयूरभंज और केंदुद्वार जो है ये केंदुझर जिले लौह अयस्क की उपस्थिति वाले बेल्ट का हिस्सा है और बादाम पहाड़ खान यहाँ दोस्तों स्थित है। उच्च वर्ग के लौह अयस्क को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश खांसी और छींक जैसी जो अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन करता है? तो ये दोस्तों मेंडुला करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मेंडुला होता है मस्तिष्क का सबसे निचला भाग और मस्तिष्क स्तंभ का सबसे निचला हिस्सा है। मेंडुला पोन्स द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे होता है। मेंडुला दोस्तों रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करने और स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि दिल की धड़कन और श्वसन। इसमें दोस्तों जो मेडुला है ये जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। ठीक है। दोस्तों जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क जो है संवेदी प्रसंस्करण
भाषा और संचार, सीखना और स्मृति, दोस्तों इसका यह कार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए अनुमस्तिष्क की, ये दोस्तों मुद्रा, संतुलन, समन्वय और भाषण, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की आरामदायक और संतुलित गतिविधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों मस्तिष्क स्तंभ, ये दोस्तों हृदय संबंधी और श्वसन कार्य करता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये दोस्तों जो है इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो इंडोनेशिया है विश्व का चौथा सबसे बड़ा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा। वह दोस्तों उसने जो है ब्रिक्स में शामिल होने में जो है लंबे समय में रुचि व्यक्त की है। दोस्तों जो ब्रिक्स समूह में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ये दोस्तों शामिल हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता को जोहान्सबर्ग में 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मंजूरी दी गई थी और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ब्रिक्स है ये प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। इसका जो उद्देश्य दोस्तों है वैश्विक शासन में सुधार करना और विकासशील देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। दोस्तों वर्तमान जो सदस्य दोस्त हैं इसके ब्रिक्स के, तो ये जो हैं ब्राजील हैं, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2025 महिला प्रीमियम लीग के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है? तो ये दोस्तों जो है मुंबई इंडियंस ने किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने दोस्तों 150 रनों का लक्ष्य रखा जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 66 रन बनाए। मेन लैनिंग के नेतृत्व वाली दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स मारी जैन कैप और श्रेय चरणी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद दोस्तों ये पीछे रह गई थी। नेट साइबर ब्रंट दोस्तों इनको जो टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया दोस्तों, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोस्तों कैसे चुना गया है, तो नेट साइबर ब्रंट को दोस्तों टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है और उन्होंने दोस्तों ऑरेंज कैप भी जीते हैं। अमेलिया केर दोस्तों ये सबसे अधिक विकेट लेकर पर्पल कैप जीती हैं। ठीक, तो इसको भी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है हरमनप्रीत कौर दोस्तों ये जो है मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। ठीक है, किनेल हेनरी ये जो है उच्चतम स्ट्राइक रेट दोस्तों इन्होंने हासिल किया है। एस्ले गार्डनर दोस्तों सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। अनाबेल सदरलैंड ये जो है सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच दोस्तों इन्होंने लिया है। सबनम इस्माइल सर्वश्रेष्ठ डॉट बॉल दोस्तों। अमनजोत कौर दोस्तों ये जो है सीजन की उभरती हुई खिलाड़ी हैं और जो गुजरात जॉइंट्स दोस्तों हैं ये जो है फेयर प्ले अवार्ड दोस्तों इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां दोस्तों जो है बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और यह पहले ग्वालियर के सिंधिया महाराजाओं का शिकारगाह था और इसे दोस्तों 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह दोस्तों उद्यान जो है 355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जो है विविध परिदृश्य है जिनमें जो है वन धारा के मैदान और साख्य सागर और माधव सागर जैसे दोस्तों झीलें इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों क्या है? तो मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों है ये और इसे जो है 1994 में बाघ अभयारण्य दोस्तों घोषित किया गया था। यह दोस्तों अपने सफल बाघ पुनर्प्रवेश कार्यक्रम के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये भी स्थित है और ये जो है 1881 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी और यह अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और उच्च जैव विविधता के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में
बाघ अभयारण्य, क्या है, बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली जो वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? ये दोस्तों कर्नाटक में कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। भारत में जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर तड़ित झंझाओं का उठना आम्र वर्षा कहलाता है। वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों चेरी ब्लॉसम सावर या काफी सावर के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों बंगाल में जो है काल बैसाखी के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों असम में जो है ये बारदोसिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको दोस्तों आप लोग जरूर नोट करिएगा और इनको खाइएगा। ठीक है, प्री मानसून वर्षा को दोस्तों दिए गए नामों में चेरी ब्लॉसम या आम्र वर्षा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक माना जाता है? तो ये दोस्तों जो है जिंक को माना जाता है। ठीक है, जेडन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के विकास और उपचार के लिए केवल कुछ तत्व ही आवश्यक पाए जाते हैं। इन तत्वों को दोस्तों उनकी मात्रात्मक आवश्यकताओं के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा दोस्तों है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये जो है आमतौर पर बड़ी मात्रा में पौधे के ऊतकों में मौजूद होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों ये? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दोस्तों आपको याद कौन कौन से रखने हैं? तो फास्फोरस और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों बात करते हैं इनमें से जो है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अन्य सभी जो है मिट्टी से जो है खनिज पोषण के रूप में अवशोषित होते हैं। अगर दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो यह जो है ट्रेस तत्वों की जो बहुत कम मात्रा में दोस्तों इनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज, कापर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकल। दोस्तों ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त 17 आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त जो है कुछ लाभकारी तत्व जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम ये भी हैं। ठीक है, ये जो है उच्च पौधे द्वारा ये आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मिजोरम के जो 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये दोस्तों जो मिजोरम के जो 25वें राज्यपाल हैं VK सिंह ने शपथ लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसमें पूर्व सेना जो प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त VK सिंह ने गुरुवार को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया है, जिन्हें दोस्तों उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो हरिबाबू कंभमपति दोस्तों ये जो है उड़ीसा के राज्यपाल है। ठीक है, मिजोरम के दोस्तों मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नाल दुहोमा दोस्तों ये जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों जो मिजोरम है, मिजोरम बांग्लादेश पश्चिम में और म्यांमार पूर्व और दक्षिण के साथ 722 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है तथा असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ दोस्तों इसकी अंतरराज्यीय सीमाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हमने आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे टॉप 40 क्वेश्चन उनको हमने आपको कराए। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।